गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएसटी में चैप्टर 9 चल रहा है। आज देखेंगे वैध अनुबंध के लक्षण या विशेषताएं। कौन कौन से लक्षण इसमें होने चाहिए। लक्षण कहें, विशेषताएं कहें या तत्व कहें, एक ही बात है। नंबर 1, दो या दो से अधिक पक्षकारों का होना। वैध अनुबंध के निर्माण के लिए दो या दो से अधिक पक्षकारों का होना आवश्यक है। एक पक्षकार प्रस्ताव रखता है, दूसरा पक्षकार प्रस्ताव को स्वीकार करता है, तो दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। जो प्रस्ताव रखता है उसे प्रस्ताव कहते हैं, जो प्रस्ताव को ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, उसे प्रस्ताव को ग्रहण करने वाला व्यक्ति कहते हैं। दूसरा देखिए, ठहराव का होना। ठहराव का होना, ठहराव मीन्स एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का होना। किसी भी वैध अनुबंध के निर्माण के लिए दोनों पक्षों के बीच ठहराव का होना आवश्यक है। ठहराव का जन्म प्रस्ताव की स्वीकृति से होता है। एक पक्ष प्रस्ताव रखता है, अगर दूसरा पक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, इट मीन्स उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, ठहराव हो गया। लेकिन यदि दो पक्षकार एक साथ एक ही समय पर एक ही वस्तु के क्रय विक्रय के लिए प्रस्ताव करते हैं तो इससे ठहराव का निर्माण नहीं होता है। यदि दो या अधिक पक्षकार एक ही समय में एक ही वस्तु के लिए अगर प्रस्ताव करते हैं तो इससे ठहराव का निर्माण नहीं होता है, बल्कि इसे प्रति प्रस्ताव कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। वैध अनुबंध के निर्माण के लिए दोनों पक्षों की इच्छा परस्पर वैधानिक संबंध स्थापित करना होना चाहिए। वैध अनुबंध के लिए दोनों पक्षकारों के दिमाग में यह बात निश्चित होनी चाहिए कि उन्हें एक दूसरे के प्रति कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे और उनके कुछ दायित्व उत्पन्न होंगे। यदि कोई पक्षकार अनुबंध को पूरा नहीं करता है तो इसे न्यायालय द्वारा पूरा करवाया जा सकेगा। यानी दूसरा जो पीड़ित पक्षकार है वो न्यायालय में जाकर दूसरे पक्ष के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा सकता है, न्यायालय से न्याय मांग सकता है। अगला देखिए, अनुबंध करने की क्षमता। वैध अनुबंध के निर्माण के लिए पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का होना आवश्यक है। अनुबंध करने की क्षमता से क्या आशय है? पक्षकारों में अनुबंध करने की योग्यता। 3 ऐसे पक्षकार होते हैं जो अनुबंध करने की स्थिति में नहीं होते हैं। कौन कौन? अवयस्क,
आप अवयस्क हैं सर या वयस्क हैं? अवयस्क माइनर हैं, आप अनुबंध नहीं कर सकते हैं। अवयस्क पागल, अगर कोई पागल है वो अनुबंध नहीं कर सकता है। यदि कानून ने किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया है, अनुबंध करने के अयोग्य घोषित कर दिया है, तो ऐसा व्यक्ति भी अनुबंध नहीं कर सकता है। तो तीन पक्ष हैं, अवयस्क, पागल और कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति। इनके अलावा सभी पक्ष अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। अगला देखिए, सहमति। अनुबंध के लिए पक्षकारों के मध्य सहमति का होना आवश्यक है, अर्थात ठहराव के सभी पक्षकारों की ठहराव की सभी शर्तों के लिए समान भाव से सहमति होनी चाहिए। जितने भी पक्षकार हैं, ठहराव की शर्तें हैं, उन शर्तों पर सभी पक्षकारों की समान भाव से सहमति होनी चाहिए। अगर यह सहमति नहीं होती है तो इससे ठहराव का निर्माण नहीं हो सकता है, अनुबंध का निर्माण नहीं होगा। अगला देखिए, स्वतंत्र सहमति। पक्षकारों में सहमति तो होनी चाहिए, लेकिन कैसी सहमति होनी चाहिए? स्वतंत्र सहमति। अगर कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार पर दबाव बनाकर, उत्पीड़न करके, उसके साथ मारपीट करके, उसको मारने की धमकी देकर, अनुचित प्रभाव डालकर अगर दूसरे पक्ष की सहमति ली जाती है तो कानून इसे स्वतंत्र सहमति नहीं मानता है। मैं अगर दूसरे व्यक्ति से कहूं कि तेरी कार मेरे नाम कर दे, नहीं तो मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, हत्या कर दूंगा, मार दूंगा, ये क्या है? दबाव है, अनुचित प्रभाव है। इसको स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाएगा। अगर दबाव डालकर मैं कार ले भी लेता हूं, वो कोर्ट में चला जाता है, तो कोर्ट इसे स्वतंत्र सहमति नहीं मानेगा। पक्षकारों के मध्य स्वतंत्र सहमति का होना आवश्यक है। यदि शारीरिक और मानसिक दबाव, उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन और गलती के आधार पर अनुबंध के लिए सहमति ली जाती है तो इसे स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाएगा। आगे पढ़ेंगे आप, इसमें देखिए, स्वतंत्र सहमति तब मानी जाती है जब वो 5 तत्वों से मुक्त हो। 5 तत्व कौन कौन से हैं? उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन, गलती। इन 5 तत्वों से मुक्त होनी चाहिए तो स्वतंत्र सहमति है, अन्यथा कानून उसको स्वतंत्र सहमति नहीं मानता है। नेक्स्ट देखिए, वैधानिक प्रतिफल। वैध अनुबंध के लिए वैध प्रतिफल का होना अनिवार्य है। प्रतिफल का क्या मतलब है? प्रतिफल क्या होता है? प्रतिफल से आशय कुछ के बदले कुछ से है। मैं आपको कुछ दूं, उसके बदले में आप मेरे को कुछ दें, दैट्स प्रतिफल कंसिडरेशन। मैंने आपको अपनी कार बेची, आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए, तो 1 लाख रुपए क्या है? प्रतिफल है, कुछ के बदले कुछ। वैध अनुबंध के लिए प्रतिफल का होना अनिवार्य है। बिना प्रतिफल के ठहराव सामान्यतः व्यर्थ हो जाता है। प्रतिफल से आशय कुछ के बदले कुछ से है। अगर प्रतिफल का लेन देन नहीं होता है तो सामान्यतः ठहराव व्यर्थ हो जाता है। सामान्यतः कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें प्रतिफल का लेन देन नहीं होता है, लेकिन फिर भी
ठहराव मान्य होता है। आगे 10th चैप्टर में पढ़ेंगे। आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने अगर आपके नाम कोई प्लॉट कराया है, आपके नाम से रजिस्टर्ड करा दिया है, आपने बदले में कुछ नहीं दिया या प्रतिफल का लेन देन नहीं हुआ है, आपके मदर ने, आपके फादर ने आपसे कुछ नहीं लिया है, केवल दिया है, तो ऐसा एग्रीमेंट मान्य होता है। जनरली सामान्यतः बिना प्रतिफल के जो ठहराव किए जाते हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं, लेकिन कुछ दशाओं में ठहराव व्यर्थ नहीं होते। आगे 10th चैप्टर में देखेंगे। अगला पॉइंट देखिए, वैधानिक उद्देश्य। अनुबंध के निर्माण के लिए ठहराव का उद्देश्य वैधानिक होना चाहिए, अर्थात राजनियम की दृष्टि से मान्य होना चाहिए। ठहराव ऐसा होना चाहिए जिस पर राजनियम लागू होता हो। अगर अनुबंध का उद्देश्य अवैधानिक है, आगे बढ़ेंगे 10th चैप्टर में, उद्देश्य अगर अवैधानिक है तो उससे ठहराव का निर्माण नहीं हो सकता है। ठहराव करने का उद्देश्य अवैध, अनैतिक और लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अनैतिक नहीं होना चाहिए, लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, अवैध नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, निश्चितता। अनुबंध में निश्चितता का होना अनिवार्य है, अतः ठहराव की शर्तें, मूल्य, मात्रा, सुपुर्दगी का समय, स्थान, विधि आदि सब बातें निश्चित होनी चाहिए। निश्चित होगी तो ही अनुबंध का निर्माण होगा। नेक्स्ट, निष्पादन की संभावना। यदि किसी ठहराव का निष्पादन करना असंभव हो तो वह ठहराव व्यर्थ हो जाता है। ठहराव का निष्पादन करना प्रारंभ से ही असंभव होता है, लेकिन दूसरे ठहराव ऐसे होते हैं जिनको करते समय तो निष्पादित करना संभव होता है, किंतु बाद में कुछ परिस्थितियों के कारण उसे करना असंभव हो जाता है। किसी भी ठहराव का निष्पादन करना संभव होना चाहिए, इसके बिना ठहराव वॉइड हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। क्यों हो जाता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप आसमान से एक तारा तोड़कर मुझे ला दो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, क्या संभव है? असंभव है। तो ऐसा अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट आपसे करता हूं तो ये तो प्रारंभ से ही व्यर्थ है। न आप मेरे खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, न मैं आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकता हूं, क्योंकि इसका निष्पादन करना संभव ही नहीं। कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जो करते समय तो जिनका निष्पादन करना संभव होता है, लेकिन परिस्थितियों में बदलाव के कारण आगे चलकर असंभव हो जाता है। ए ने बी को अपना प्लॉट 10 लाख रुपए में बेचने का एग्रीमेंट किया कि कल तुम्हारे नाम से रजिस्ट्री करा दूंगा। ये तो संभव है, लेकिन रात को उसके घर में आग लग गई और प्लॉट के जो पेपर थे वो जल गए। क्या अब संभव है? तो जो ठहराव किया गया था वो व्यर्थ हो गया, क्योंकि जो चीज देनी थी वो चीज रही नहीं।
ऐसा ठहराव व्यर्थ हो जाता है। राम ने श्याम से कहा कि अगर तुम रीटा से शादी कर लो तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। तो ठहराव, एग्रीमेंट हो गया, संभव है। तो उस समय संभव था, लेकिन रीटा की थोड़ी देर पहले मृत्यु हो चुकी है, असंभव है। तो करते समय तो सही था, लेकिन परिस्थितियों में बदलाव के कारण असंभव हो गया। नेक्स्ट देखिए, स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न हो। अनुबंध अधिनियम के में कुछ ठहरावों को स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया है। कुछ ऐसे ठहराव हैं जिनको अनुबंध अधिनियम में स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया गया है। यदि कोई ठहराव उन ठहरावों में से है तो वैध अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता है। आगे पढ़ेंगे आप कौन कौन से ठहराव को व्यर्थ घोषित किया गया है। एक बात तो आपने पढ़ ली है, एक पॉइंट तो आ गया है, अगर किसी अवैध के साथ ठहराव किया जाए, किसी पागल व्यक्ति के साथ ठहराव किया जाए, कोई व्यक्ति बेसुध हो, नशे में हो, उस व्यक्ति के साथ अगर ठहराव किया जाए, कानून ने जिसे अयोग्य घोषित कर दिया है उस व्यक्ति के साथ अगर ठहराव किया जाए तो ऐसा ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, वैध है, ऐसा ठहराव बेकार है। अब देखिए अनुबंध अधिनियम की शब्दावली, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। अनुबंध अधिनियम की जो शब्दावली है, इस शब्दावली को आप समझ पाएंगे तो 10th चैप्टर आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता है। तो शब्दावली पर ज्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।